प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम ध्वनि नियम की चर्चा करने जा रहे हैं। ध्वनि नियम की चर्चा करने से पूर्व यह आवश्यक है कि हम नियमों के कुछ आधारभूत तथ्यों या नियमों की मौलिक जानकारी प्राप्त कर लें। अतः ध्वनि नियम को जानने से पूर्व हम यह जानेंगे कि प्राकृतिक नियम और ध्वनि नियम में क्या अंतर है, या ध्वनि नियम और प्राकृतिक नियम किसे कहा जाता है, ध्वनि प्रवृत्ति से ध्वनि नियम क्यों अलग है, ध्वनि नियम में किन कारणों से अपवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और क्यों ध्वनि नियम का भाषा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। अतः आज की हमारी चर्चा निम्न 4 बिंदुओं पर आधारित होगी: ध्वनि नियम, प्राकृतिक नियम और ध्वनि नियम में अंतर, ध्वनि नियम और ध्वनि प्रवृत्ति में पाया जाने वाला सूक्ष्म अंतर और ध्वनि नियमों में प्राप्त होने वाले अपवादों के कारण। ध्वनि नियम प्राकृतिक नियम की भांति ही समान परिस्थिति में समान रूप से जब कोई परिवर्तन आदि की क्रिया भाषा क्षेत्र में घटित होती है तो उसे निश्चित रूप से ही ध्वनि नियम कहा जा सकता है। यद्यपि भौतिक पदार्थों में घटित प्राकृतिक नियमों जैसी नियमितता और असंदिग्धता का भाषा ध्वनि के क्षेत्र में मिलना असंभव होता है, क्योंकि भाषा का संबंध चेतन मानव से है, जिसकी परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तथापि भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा ध्वनियों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करके कुछ ऐसे ध्वनि परिवर्तन संबंधी नियम बनाए हैं जिन्हें देखने से ज्ञात होता है कि निश्चित काल में निश्चित देश की निश्चित भाषा में कुछ निश्चित ध्वनियों में एक विशेष क्रम में परिवर्तन होता है और यह निश्चित परिवर्तन ध्वनि नियम के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इसकी निश्चितता और विशिष्टता उसे ध्वनि नियम की संज्ञा प्रदान करती है। आगे प्राकृतिक नियम और ध्वनि नियम में कुछ अंतर पाए जाते हैं, क्योंकि नियमों का संबंध भौतिक पदार्थों से है या प्रकृति से है। इसे हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि प्राकृतिक नियम में काल विशेष की अपेक्षा नहीं होती। जैसे वे भूत में घटित हुए हैं वैसे वे वर्तमान और आगामी भविष्य में भी घटित होते हैं, जबकि ध्वनि नियम में काल विशेष की अपेक्षा या बाध्यता होती है। दूसरा जो अंतर है वह यह है कि प्राकृतिक नियम में काल की भांति दशा या स्थान की भी अपेक्षा नहीं होती, जबकि ध्वनि नियम की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, क्योंकि वह जिस निश्चित भाषा में घटित हुआ होता है वो वहीं पर घटित हो सकता है। भाषा की अन्य ध्वनियों में उसे घटित होते हुए नहीं देखा जा सकता। तीसरा, प्राकृतिक नियम नियमबद्ध होते हैं और उनमें कोई भी अपवाद नहीं होते, जबकि ध्वनि नियम निश्चित रूप से परिवर्तनशील होने के कारण अपवाद छोड़ते हैं। चौथा जो कारण मुख्य रूप से प्राकृतिक नियम और ध्वनि नियम के अंतर्गत पाया जाता है वह है कि प्राकृतिक नियम भौतिक पदार्थों पर आधारित होते हैं, अतः उनके कारण स्थिर और स्थायी होते हैं, जबकि ध्वनि नियम भाषा पर आधारित होने के कारण गत्यात्मक या परिवर्तनशील हो सकते हैं। तो इस प्रकार नियम की संज्ञा में बांधने से पूर्व हमें प्राकृतिक नियमों की सीमाएं या विशिष्टताएं और ध्वनि नियमों की सीमाओं को दृष्टिगत रखना आवश्यक होगा। तीसरी जो ध्वनि नियमों के अध्ययन में एक विशिष्ट बात आती है वह बात है या वह बिंदु है ध्वनि नियम और ध्वनि प्रवृत्ति। सामान्यतः देखने में ये बहुत मिलते जुलते शब्द प्रतीत होते हैं, किंतु फोनेटिक लॉ और फोनेटिक टेंडेंसी में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। वह अंतर हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं
कि कुछ भाषाविद ध्वनि नियम और ध्वनि प्रवृत्ति में अंतर मानते हैं और यह अंतर हमें भाषा अध्ययन में दृष्टिगत भी होता है। भाषाविदों का मानना है कि जो ध्वनि विकार या ध्वनि परिवर्तन आरंभ होता है पर थोड़ी दूर चलने के बाद मर जाता है अर्थात समाप्त हो जाता है, आगे तक सफल नहीं हो पाता, वह ध्वनि प्रवृत्ति है अर्थात फोनेटिक टेंडेंसी है। किंतु ऐसे परिवर्तन जो धीरे धीरे पूरी सफलता प्राप्त कर लेते हैं अपने घटित होते रहने के काल में, तो ध्वनि प्रवृत्ति कहे जाते हैं, पर जब वे पूर्ण हो जाते हैं तो उन्हें ध्वनि नियम कहा जाता है अर्थात वह ध्वनि प्रवृत्ति फोनेटिक टेंडेंसी फोनेटिक लॉ में बदल जाती है और बाद में इन्हें हम ध्वनि नियम के शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसी कारण यह भी कहा जाता है कि ध्वनि नियम वर्तमान या भविष्य के संबंध में न होकर केवल भूत से संबंधित होते हैं, अर्थात ध्वनि नियम जो घटित हो चुके हैं, जो भाषा की ध्वनियों में जो परिवर्तन सिद्ध हो चुके हैं या घटित हो चुके हैं, वही ध्वनि नियम होते हैं। वर्तमान में जो घटित होते हैं वह फोनेटिक टेंडेंसी या ध्वनि प्रवृत्ति होती है। भाषा के जो हम ध्वनि नियम पढ़ने जा रहे हैं किसी भी भाषा के, तो उसमें ध्वनि नियमों में हमें कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं। ध्वनि नियमों में सामान्यतः जो अपवाद मिलते हैं उन अपवादों के हम निम्न बिंदुओं में रखकर पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। पहला है सादृश्य। भाषा के अध्ययन क्षेत्र में सादृश्य की प्रवृत्ति की बड़ी महती भूमिका होती है, चाहे वो ध्वनि परिवर्तन के संदर्भ में हो, अर्थ परिवर्तन के संदर्भ में हो अथवा वाक्य परिवर्तन के संदर्भ में हो। तो ध्वनि नियमों में अपवाद का एक बहुत बड़ा कारण सादृश्य भी होता है। जैसे 35 की जो अनुनासिकता है वो 37 में भी स्वयं आ गई है या प्रयोगकर्ताओं ने उसका प्रयोग करना आरंभ कर दिया है। इसी तरह 12 के सादृश्य पर 1-10 अर्थात 11 को हमने 11 में परिवर्तित कर दिया है। तो ऐसी सादृश्यता के कारण भी ध्वनि नियमों में अपवाद उत्पन्न होते हैं। दूसरा जो बड़ा कारण है अपवाद का वह यह है कि जब हम किसी दूसरी भाषा से शब्दों को उधार लेते हैं अर्थात दूसरी भाषा के शब्दों का अपनी भाषा में प्रयोग करने लगते हैं, तब भी ध्वनि नियमों में अपवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। और तीसरा कारण है अपवाद का कि हम अपनी ही भाषा से शब्दों को उधार जब लेना प्रारंभ कर देते हैं या लेते हैं, अर्थात यहाँ उधार लेने से तात्पर्य है प्रयोग में लाना या प्रयोग को बढ़ावा देना। चौथा और अंतिम कारण है ध्वनि नियमों में अपवाद का कि विभाषा के शब्दों का आधिपत्य होना। जब हमारी भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों की अधिकता होती है तो उस अधिकता के चलते किसी भी ध्वनि नियम को पूर्णतः घटित होते हुए दिखाना असंभव होता है। अब हम अगले वीडियो में ध्वनि नियमों की पूर्व पीठिका के रूप में कुछ अन्य बातों की बात करेंगे। धन्यवाद।